हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 4 से प्रश्नों को हल करेंगे। हम अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 के प्रश्नों को हल करे थे। आज हम 4 से हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप यदि प्रश्नावली 4.3 के 1, 2, 3 प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं। आज हम चलते हैं प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 4 में। प्रश्न क्रमांक 4 में हमें दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, अर्थात वर्तमान आयु उसकी ज्ञात करनी है। प्रश्न क्रमांक 4 में हमें रहमान की व्युत्क्रम की आयु दी हुई है। प्रश्न क्रमांक 4 में हमें आयु का व्युत्क्रम दिया हुआ है। आयु का व्युत्क्रम का मतलब होता है कि कोई भी संख्या दी हुई है उस संख्या को पलट दिया जाए। यदि कोई कहे कि 2 का व्युत्क्रम बताइए तो 2 का व्युत्क्रम होगा 1/2। इसी तरह अगर x का व्युत्क्रम बोला जाए तो 1/x। प्रश्न क्रमांक 4 में हम मानते हैं कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x-3, क्योंकि यदि रहमान की अभी वर्तमान आयु यदि 20 वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु x अर्थात 20 - 3 17 वर्ष होगी। इसी तरह 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x+5 हो जाएगी। और हमें व्युत्क्रम का योग 1/3 दिया हुआ है। व्युत्क्रम का योग 1/3 दिया हुआ है, तो हमें इस आयु का 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x-3 होगा और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x+5 होगा। और इन आयु का योग 1/3 के बराबर है। यही हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व जितनी है उसका व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु जो होगी उसका व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यह हमारा प्रश्नानुसार दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो x-3 और x+5 का एलसीएम लेने पर ये प्राप्त होगा x+5 प्लस x-3 बराबर 1/3 x प्लस x 2x 5 - 3 प्लस 2 बटे x गुणे x x², x गुणे 5 5x -3 गुणे x -3x और -3 गुणे 5 -15 बराबर 1/3। अब हम यहाँ पे इस समीकरण का तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा करने के लिए 3 का गुणा इस वाले पद से और 1 का गुणा इस वाले पद से करेंगे। तो 3 गुणे 2x प्लस 2 बराबर 1 गुणे x² प्लस 5x -3x -15 x² प्लस 5x -3x -15। 3 गुणे 2 6x 3 गुणे 2 प्लस 6 बराबर x² प्लस 5x -3x प्लस 2x -15। अब हम सारी संख्याओं को बराबर के एक तरफ ले जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा x² प्लस 2x और 6x को जब बराबर के एक तरफ ले आएंगे तो ये होगा -6x -15 और 6 को जब बराबर के पहले लाएंगे तो ये होगा -6 बराबर 0। तो x² 6x -6x प्लस 2x -4x और -15 -6
21 बराबर 0। हमें यहाँ पे एक द्विघाती समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण को हम या तो सूत्र विधि से या फिर गुणनखंड विधि से हल करके यक्स का मान निकाल सकते हैं। तो यदि हम इसे गुणनखंड विधि से करते हैं तो गुणनखंड विधि के लिए सबसे पहले पहला पद और लास्ट पद, पहला पद और लास्ट पद का गुणा, तो पहले पद और लास्ट पद का गुणा करेंगे तो -21x², और जो हमें प्राप्त होता है गुणज, जो हमें प्राप्त होता है उसका गुणनखंड करते हैं। तो -21 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये प्राप्त होगा 1 × 21, 3 × 7, 7 × 3 और 21 × 1। और इन गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुआ है इनमें से कौन सा ऐसा गुणनखंड है जिसे जोड़ने पर या घटाने पर हमारा बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। अगर इसे जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे -21x² है, इसलिए किसी भी संख्या में माइनस लगा होना चाहिए। कभी ना -1 × 21, -21², -3 × 7, -21²। -1 में 21 को जोड़ेंगे तो ये होगा 20, -3 में 7 को जोड़ेंगे तो ये होगा 4, और -7 में 3 को जोड़ेंगे तो ये होगा -4, और हमें -4 ही प्राप्त करना है। अतः जो 4x का जो गुणनखंड होगा वो -7x + 3x अर्थात ये वाला गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे x² -7x + 3x - 21 बराबर 0। इसे हम गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ से x को कॉमन ले लिए तो x -7 और x -7, क्योंकि जो यहाँ पे संख्या होती है वो भी यही संख्या होनी चाहिए, अर्थात इन दोनों पदों में हमें ऐसी संख्या को कॉमन लेना है जिससे दोनों अंदर के जो दोनों पद हैं वो बराबर हो। तो यहाँ से यदि हम +3 को बाहर लिए तो x -7 प्राप्त होगा। तो x + 3 और x -7 बराबर 0। हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए। अब हम इन दोनों गुणनखंडों से x का मान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले x + 3 बराबर 0 और दूसरा x -7 बराबर 0, क्योंकि x + 3 बराबर 0 तभी होगा जब x -7 0 होगा। x + 3 0 के बराबर तभी होगा जब ये वाली दोनों में से कोई एक संख्या 0 होगी। तो हम यहाँ पे एक बार मानते हैं x + 3, एक बार मानते हैं कि 0 है, और एक बार मानते हैं x -7 0 है। तो यहाँ से x का मान प्राप्त होगा -3 और यहाँ से x का मान प्राप्त होगा 7। क्योंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि रहमान की आयु ज्ञात करना है और आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती है, अतः जो -3 है वो अमान्य हो जाएगी और x बराबर 7, अर्थात रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। यह इस प्रश्न का उत्तर है, रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में हमें दिया हुआ है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसने गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो सबसे पहले हमें गणित और अंग्रेजी में कितने प्रश्न पूछे गए थे उसे ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माना शेफाली के गणित में प्राप्त किए गए अंक। माना शेफाली के गणित में प्राप्त किए गए अंक है। गणित में यदि उसने x अंक प्राप्त किया और प्रश्न के शुरू में ही बोला गया है कि दोनों अंकों अर्थात गणित और अंग्रेजी दोनों में जो उसने अंक पाए थे उन दोनों अंकों का योग 30 है, अर्थात योग 30 है। तो अंग्रेजी में वह कितना अंक प्राप्त करेगी? यदि गणित में x अंक प्राप्त की और इन दोनों विषयों का जो योग है वो 30 है, तो अंग्रेजी में 30 - x अंक प्राप्त करेगी, क्योंकि x + 30 - x बराबर 30। अतः गणित में x और अंग्रेजी में 30 - x अंक प्राप्त करेगी। अब प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। गणित में 2 अंक अधिक
गणित में उसे 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, अर्थात 30 माइनस x माइनस 3। प्रश्नानुसार ये दिया हुआ है, प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि गणित में उसने 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त किए। तो गणित में उसने x+2 और अंग्रेजी में 30 माइनस x माइनस 3 अंक प्राप्त किए। अब प्रश्नानुसार तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। यदि उसने गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त किए तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। गुणनफल 210 है। ये तो हमारा प्रश्न में दिया हुआ था। अब इस प्रश्न में जो दिया हुआ था उसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे प्राप्त होगा 30 माइनस 3 27 माइनस x, अतः गणित में x+2 और 27 माइनस x अंग्रेजी में। अब प्रश्नानुसार हम लिखते हैं। प्रश्नानुसार अंग्रेजी के अंकों का गुणनफल प्लस गणित के अंकों का गुणनफल x+2 गुणे 27 माइनस x बराबर है 210 का। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि गणित के अंकों का और अंग्रेजी के अंकों का गुणनफल 210 है। तो गणित और अंग्रेजी के अंकों ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से x+2 और 27 माइनस x का जब गुणा करेंगे तो x गुणे 27 x गुणे माइनस x स्क्वायर 2 गुणे 27 54 2 गुणे माइनस x माइनस 2x बराबर है 210 के। तो माइनस x स्क्वायर 27x माइनस 2x 27x माइनस 2x प्लस 25x प्लस 54 बराबर 210 अब 210 को हम बराबर के पहले लाते हैं तो प्राप्त होगा, या फिर इस समीकरण को हम बराबर के एक तरफ ले जाएंगे क्योंकि पहली संख्या अर्थात सबसे बड़ी जो घात है वो माइनस में है। और यदि किसी समीकरण को हल करना है तो उस समीकरण की जो सबसे बड़ी घात होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, इसलिए x स्क्वायर को हम प्लस में करते हैं। तो ये होगा प्लस x स्क्वायर, ये माइनस 25x होगा, ये माइनस 54 होगा और प्लस 210 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210 में 54 को घटाएंगे तो 156 प्राप्त होगा, अर्थात हमें एक द्विघाती समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस द्विघाती समीकरण को हम सूत्र विधि से हल करेंगे, या तो इसे आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, जैसे हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करे थे गुणनखंड विधि से, इसी तरह इस प्रश्न को भी आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न को हम सूत्र विधि से हल करेंगे। तो सूत्र विधि से हल करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण में हमें a, b और c का मान प्राप्त करना होगा। तो यहाँ से a का मान प्राप्त होगा 1, b का मान -25 और c का मान 156। और सूत्र विधि का सूत्र होता है कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये होता है सूत्र विधि का सूत्र। तो x बराबर -b माइनस गुणे माइनस प्लस 25, या फिर 25 को हम ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस प्रश्न में दिया हुआ है और -25, तो माइनस गुणे माइनस प्लस 25 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर अर्थात -25 का स्क्वायर। तो -25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 4 गुणे 1 गुणे 156, 4 गुणे 1 गुणे 156 बटे 2 गुणे 1 बटे 2 गुणे 1। तो x का मान प्राप्त होगा 25 प्लस माइनस अंडर रूट 625 माइनस 4 गुणे 1 4 और 4 गुणे 156
124 बटे 2। तो यहाँ से x बराबर 25 प्लस माइनस 625 माइनस 624 1, और 1 का यदि वर्गमूल किया जाए तो हमें 1 ही प्राप्त होगा बटे 2। अब हम यहाँ पे हमें दो चिन्हों में एक प्राप्त हुआ, अर्थात एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 25 प्लस 1 बटे 2, और 25 प्लस 1 26, 26 बटे 2 13, और माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 25 माइनस 1 बटे 2, 25 माइनस 1 24, 24 बटे 2 12। अतः हमें x के दो मान प्राप्त हुए, हमें x के दो मान प्राप्त हुए, एक 12 और एक 13, एक 12 और एक 13 प्राप्त हुआ। और प्रश्न में दिया हम माने थे कि गणित के अंकों का योग x और अंग्रेजी के अंकों का योग 30 माइनस x था। तो गणित के अंकों का योग या तो 12 होगा या 13 होगा, ये होगा गणित के। और अंग्रेजी के अंकों का योग था 30 माइनस x, और x का मान 12 और 13। तो एक बार 30 माइनस 12 या 30 माइनस 13, तो 12 माइनस 30 माइनस 12 18, या 30 माइनस 13 17। अर्थात गणित में शेफाली ने गणित में 12 या 13 अंक प्राप्त किए थे और अंग्रेजी में 18 या 17 अंक प्राप्त किए थे। यह इस प्रश्न का उत्तर है। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में हमें दिया हुआ है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। प्रश्न क्रमांक 6 में हमें दिया हुआ है कि एक आयताकार खेत है, माना कोई एक ये आयताकार खेत है, तो उसके खेत का विकर्ण, उसका ये खेत का विकर्ण है, तो उसकी खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा, अर्थात ये वाली भुजा, क्योंकि ये छोटी है अर्थात चौड़ाई कोई छोटी भुजा यहाँ पे बोला गया है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो यदि छोटी भुजा x मीटर है तो विकर्ण उससे x प्लस 60 मीटर अधिक है, क्योंकि छोटी भुजा से विकर्ण 60 मीटर अधिक बड़ा है। और प्रश्न में आगे दिया हुआ कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, और बड़ी भुजा अर्थात ये वाली भुजा जो है वो छोटी भुजा से x प्लस 30 मीटर है, अर्थात छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें खेत की भुजाएं अर्थात लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि विकर्ण इतना है और खेत की जो चौड़ाई अर्थात सबसे छोटी भुजा x है, सबसे बड़ी भुजा अर्थात लंबाई x प्लस 30 है, और विकर्ण 160 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना छोटी भुजा बराबर, छोटी भुजा को आप चौड़ाई भी लिख सकते हैं, छोटी भुजा बराबर x मीटर, बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 मीटर, विकर्ण बराबर x प्लस 60 मीटर। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमें प्रश्न में पूछा गया कि छोटी भुजा था दोनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस आयताकार खेत में हमें ये तीन भुजा दिया हुआ है, और इस तीनों भुजा को ध्यान से देखने पर हमें ये प्राप्त होता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें विकर्ण, आधार और लंबाई हमें दी हुई है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय होता है कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के यही होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कि कर्ण का स्क्वायर अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण अर्थात ये कर्ण है, इसी को कर्ण बोला गया है। तो विकर्ण है x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर है लंब के स्क्वायर के। तो लंब ये वाली भुजा है अर्थात x का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार है x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण को हल करेंगे। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हमें ये देख रहे हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये है, तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे। तो x प्लस 60 का जब स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 2ab 2x गुणे 60 प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x प्लस गुणे 30 प्लस 30 का स्क्वायर। हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ दिए तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर में प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस 2x 60 अर्थात 60 गुणे 2 120x प्लस 120x और 60 का स्क्वायर अर्थात 6 का स्क्वायर 3600 बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। या फिर यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर को काट दें बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2 गुणे x गुणे 30 अर्थात 30 गुणे 2 60x प्लस 60x प्लस 30 का स्क्वायर तो 3 गुणे 3 900। हम समीकरण को हल कर लिए अर्थात इस समीकरण को जो हमें ये दिया हुआ था उस समीकरण को हल कर दिए। अब यहाँ से x स्क्वायर कट जाएगा और इस जो बचा है हमारा उस समीकरण को सारे समीकरण को हम बराबर के एक तरफ ले जाएंगे। सारे समीकरण को बराबर के एक तरफ ले जाने पर तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस 60x 120x को जब बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये होगा माइनस 120x प्लस 900 और 3600 को जब बराबर के एक तरफ ले आएंगे तो ये होगा माइनस 3600 बराबर 0। तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर 60x माइनस 120x माइनस 60x और 900 माइनस 3600 900 माइनस 3600 माइनस 2700 बराबर 0। हमें एक द्विघाती समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण को या तो गुणनखंड विधि से या फिर सूत्र विधि से हल कर सकते हैं। यदि इसे गुणनखंड विधि से हल किया जाए तो सबसे पहले पहले पद और दूसरे पद इसे हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। गुणनखंड विधि से तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले यह ध्यान दिया जाता है कि समीकरण का पहला पद और लास्ट पद, पहला पद गुणे लास्ट पद। तो 2700 गुणे x स्क्वायर 2700x स्क्वायर और 2700x स्क्वायर का जब हम गुणनखंड करेंगे 2700 का जब गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2700 3 गुणे 9 अर्थात 300 गुणे 900 30 गुणे 900 30 गुणे 900
या 2700 गुणे 1। अब हम 2700 का गुणनखंड कर लिए। अब इन तीनों गुणनखंडों में ऐसा कौन सा गुणनखंड है जिसे जोड़ने पर हमारा बीच वाला पद प्राप्त हो रहा है। यदि 1 और 2700 को जोड़ेंगे तो 2700 ही प्राप्त होगा। 30 और 900 को जोड़ेंगे, 30 और 90 को जोड़ेंगे तो 120 प्राप्त होगा। और 30 90 और 30 को जोड़ेंगे तभी भी हमें 120 प्राप्त होगा। लेकिन हमें -60x प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए एक बार हम जोड़ लिए तो जोड़ने पर हमें बीच वाला पद प्राप्त नहीं हुआ। अब हम इस समीकरण को एक एक बार घटाएंगे। एक बार जोड़ लिए, अब एक एक बार घटाने पर तो 2700 में 1 को घटाएंगे तो 26 99 बचेगा। और -30 में 90 को घटाएंगे तो -30 में 90 को घटाएंगे तो 60 प्राप्त होगा। और -90 में 30 को घटाएंगे तो 60 प्राप्त होगा। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि -30 को जब 90 में घटाएंगे तो हमें 60 प्राप्त होगा। और -90 में 30 को घटाएंगे तो -60 प्राप्त होगा। और हमें -60 ही प्राप्त करना है, अर्थात ये वाला जो पद है वो यहाँ पे, अर्थात ये गुणनखंड यहाँ पे टूटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x² -90x + 30x -2700 बराबर 0। -2700 बराबर 0। तो यहाँ से हम x को कॉमन ले लिए तो x -90 और यहाँ भी x -90। अब हम यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों पदों में कौन सी ऐसी संख्या कॉमन है जिसे x -90 बचे। तो यहाँ से यदि हम +30 को कॉमन लिए तो x -90 बचेगा। तो x + 30 और x -90, x + 30 और x -90। अब हम एक बार x + 30 को 0 मानेंगे और एक बार x -90 को 0 मानेंगे। तो x + 30 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान प्राप्त होगा -30 और एक बार x -90 बराबर 0 मानेंगे तो x का मान प्राप्त हुआ 90। क्योंकि यहाँ पे हमें प्रश्न में दूरियाँ दी हुई थी, दूरियाँ कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए जो -30 है ये वो अमान्य हो जाएगा, ये 30 अमान्य हो जाएगा। अर्थात हमें x का मान 90 प्राप्त हुआ। और प्रश्न में हम माने थे कि जो छोटी भुजा है उसका मान x है अर्थात 90 मीटर, बड़ी भुजा 90 + 30 अर्थात 120 मीटर और विकर्ण 90 + 60 अर्थात 150 मीटर होगा। 150 मीटर होगा। छोटी भुजा 90 मीटर, बड़ी भुजा 90 + 30 120 मीटर और विकर्ण 90 + 60 150 मीटर। यह इस प्रश्न का उत्तर है। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 में हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। तो वर्गों का अंतर बराबर 180, छोटी भुजा और बड़ी भुजा। तो माना बड़ी भुजा बराबर, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा के वर्ग के बराबर है। अर्थात बड़ी भुजा यदि x है तो छोटी भुजा जो है उसके वर्ग के बराबर है, वो भी 8 गुने के बराबर है, अर्थात 8x√। अर्थात बड़ी भुजा यदि x है तो छोटी भुजा उसकी √8x के बराबर है। तो छोटी भुजा x और बड़ी भुजा में प्राप्त हो गई। अब प्रश्नानुसार इनके वर्गों का जो अंतर है वो 180 है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार x² -√8x का स्क्वायर बराबर 180। तो x² -√8x का जब स्क्वायर करेंगे तो वो 8x प्राप्त होगा। और 180 को जब बराबर के पहले लाएंगे तो ये होगा -180 बराबर 0।
हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण को या तो गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से हल किया जाए, तो इसे भी हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले पहला पद और लास्ट पद का गुणा, और जो गुणा आता है हमें उसका गुणनखंड किया जाए, और जो गुणनखंडों में जिस गुणनखंड को जोड़ किया घटा के हमें बीच वाला पद प्राप्त होता है वही गुणनखंड यहाँ पे लिखा जाएगा। तो x² गुणे -180 माइनस 180 x², और -180 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 1 गुणे 180, 2 गुणे 90 और 3 गुणे 60, और इसी तरह 18 गुणे 10 भी होगा, 60 गुणे 3 भी होगा, 10 गुणे 18 भी होगा। क्योंकि यहाँ पे -180 x² है, इसीलिए संख्या का कोई एक संख्या गुणनखंड में कोई एक संख्या माइनस में होगी। तब -1 गुणे 180 -180, -2 गुणे 90 -190, -3 गुणे 60 -180, -18 गुणे 10 -180। अब हमें इन गुणनखंडों में ऐसा कौन सा गुणनखंड है जिसे जोड़ने पर हमें बीच वाला पद प्राप्त हो जाए? यदि इसे जोड़ा जाए तो ये 179 प्राप्त होगा, इसे जोड़ा जाए तो ये भी -60x प्राप्त नहीं होगा, इसे जोड़ा जाए, इसे यदि जोड़ा जाए तो ये भी -8x प्राप्त नहीं होगा। यदि इसे जोड़ा जाए तो -18 + 10 = -8, अर्थात हमें ये वाले गुणनखंड का यहाँ पे यूज करना है। तो ये प्राप्त होगा x² -18x + 10x - 180 = 0। 180 = 0। यहाँ से हम x को कॉमन लेते हैं तो x - 18 और x - 18 = 0। तो यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी संख्या कॉमन लें जिसे x - 18 ही प्राप्त हो? तो यहाँ से अब यदि हम +10 को कॉमन लेते हैं तो x - 18 हमें प्राप्त होगा। तो x + 10 और x - 18 = 0। तो यदि ये दोनों संख्याओं का गुणनखंड 0 है तो इन दोनों संख्याओं में कोई एक संख्या 0 के बराबर होनी चाहिए। तो एक बार x + 10 को 0 मानेंगे और एक बार x - 18 को 0 मानेंगे। तो लिखेंगे x + 10 = 0 या x - 18 = 0। तो यहाँ से x का मान प्राप्त होगा -10 और यहाँ से x का मान प्राप्त होगा 18। क्योंकि प्रश्न में हमें संख्याएं दी हुई थी तो -10 तो अमान्य हो जाएगा, इसलिए x का मान 18 प्राप्त होगा। इसलिए x का मान हमें 18 प्राप्त होगा। तो बड़ी भुजा, प्रश्न में दिया हुआ था बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा x = 18, बड़ी भुजा हो जाएगी 18। और दूसरी भुजा जो छोटी भुजा थी वो छोटी भुजा थी √8x, और x का मान 18 गुणे 8 = 144। यदि यहाँ पे देखा जाए तो 8 गुणे 18 और 18 गुणे 8 √144, और 144 12 का वर्गमूल होता है 12, अर्थात बड़ी भुजा 18 और छोटी भुजा 12 प्राप्त हुआ। बड़ी भुजा 18 और छोटी भुजा 12 प्राप्त हुआ। यह इस प्रश्न का उत्तर है। आगे के प्रश्नों को हम अपने अगले वीडियो में हल करेंगे। यह वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।